वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे लेटेस्ट 2023 में सारे शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस पेपर 2 के, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 3 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्यूशन। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर अच्छे से देख रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिटेल में देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी हैंड टू हैंड कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छे बेहतरीन नोट्स हैं 6, 7, 8 के पूरे कंपाइल, तो आपको PDF की फॉर्म में जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप मेरी व्हाट्सएप के थ्रू भी नोट्स परचेज कर सकते हैं या Gmail ID के थ्रू भी। आपको 120 रुपीज़ जो है पे करने होंगे, जिसमें आपको नोट्स प्रीवियस ईयर 2021-22, 22-23 और जून के फर्स्ट वीक तक जो आपको प्रीवियस ईयर वो हैं 2011 से 19, वो भी सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स होंगे और साथ में नोट्स होंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और जिनकी मदद से आप डेफिनेटली 23+ नंबर तो अपने साइंस में 100% सिक्योर जो हैं वो आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 3 फरवरी में पूछा गया। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव जो है यहाँ पर हमें करना है। ऑल कंबस्टन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दहन की जो सभी अभिक्रियाएं होती हैं वो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल, ये देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं ये वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ, जो उष्मा है वो रिलीज, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी किसकी फॉर्म में? हीट और लाइट की फॉर्म में, प्रकाश और उष्मा की फॉर्म में जो है वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, और ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कंबस्टन के लिए कोई भी फ्यूल हो सकता है, दहन, कंबस्टन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन। जैसे पेट्रोल का दहन, तो वो कंप्लीट कंबस्टन है, उसमें वो पूर्ण दहन हो जाता है। एक इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है जैसे कोयले वगैरह में होता है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है, जैसे कोई फ्यूल है जिसका दहन होना है, तो दहन होने के लिए, कंबस्टन होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही मैंडेटरी है। तो कंबस्टन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन के संपर्क आने पर क्या होता है, जल्दी से रिएक्शन करती है, और वहाँ पर हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है वो वहाँ पर फॉर्म होता है। ये भी सीटेट में क्वेश्चन बना है 2011 से 19 के टाइम पर। ये क्वेश्चन बना था कि जब कंबस्टन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या एज अ प्रोडक्ट वहाँ पर निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O जो वाटर वेपर है वो प्रोड्यूस होती है, और साथ में हीट और लाइट जो है वो भी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ये सारा आप याद रखेंगे। लेकिन कंबस्टन अगर इनकम्प्लीट है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कोयले वगैरह में वहाँ पर कंप्लीट पूर्ण दहन नहीं हो पाता और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पर होती है। तो सीधी सी बात है, जो कंबस्टन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट। तो ये बात तो यहाँ पर S1 हो गई हमारी सही। ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज इन ऑल दीज रिएक्शन। बिल्कुल, ये कंबस्टन रिएक्शन, ये जो दहन की क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, तभी होती हैं जब वो ऑक्सीजन के संयोजन में आती हैं, जब ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड होती है, और साथ में रिलीज क्या होता है इन सब में हमें हीट जो है, उष्मा। हो सकता है कहीं लाइट जो है ना रिलीज हो, लाइट जो है कभी कभी नहीं प्रोड्यूस भी हो सकती, लेकिन हीट जो है, उष्मा जो है वो तो 100% प्रोड्यूस यहाँ पर होगी। तो दोनों के दोनों बात सही है और वो यहाँ पर उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है। तो S1 S2 दोनों सत्य है और S1 जो है S2 के लिए सही व्याख्यान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए 2 रिएक्शन दिए हैं, 2 अभिक्रिया दी हैं, और उनके रिगार्डिंग हमें बताना है क्या यहाँ पर सत्य है, क्या यहाँ पर ट्रू है। देखिए अभी पीछे तक हम बहुत पढ़ते हुए आ रहे थे, बार बार हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था, जैसे हम आयरन ले लें, आयरन की रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं किससे? कॉपर सल्फेट। तो ये एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, SO4। ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो सिंगल मेटल है, सिंगल धातु है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? FeSO4 जो है यहाँ पर फॉर्म होगा, और कॉपर जो है यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन यहाँ पर ये कैसी कहलाती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया जो है यहाँ पर कहलाती है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है रिएक्टेंट में, वहाँ पर रिएक्टेंट में
एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर 2 बार देखने को मिलेगा। जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे हुई, सोडियम सल्फेट से Na2SO4। तो जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से होती है तो देखिए बेरियम क्लोराइड जो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट है वो इससे जाके मिल जाएगा और क्या बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट जो है वो फॉर्म करेगा। एक तो ये फॉर्म हुआ, साथ में ये जो क्लोरीन है ये भी सोडियम के साथ जाके रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी 2NaCl जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए कुछ हिस्सा यहाँ गया और कुछ हिस्सा यहाँ गया। जब इस तरह से रिएक्टेंट का कुछ पार्ट अनदर पार्ट से मिलता है और कुछ पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता है तो वहाँ पर डबल टाइम हो गया। यहाँ पर देखिए 2 बार हुआ, Ba इसके साथ गया और ये क्लोरीन जो है Na के साथ गया, जबकि उसमें Fe जो है खाली सल्फेट के साथ जा रहा था तो वो डिस्प्लेसमेंट थी। लेकिन यहाँ पर 2 बार हो रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन 1 हमारी जो है अभिक्रिया 1 कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है जो हमें एकमात्र सेकंड ऑप्शन में देखने को मिलती है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब ABCD से रिएक्ट करा तो इसने बनाया AD और साथ में BC जो है ये भी यहाँ पर फॉर्म हुआ। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कराई गई है तो क्या बनेगा यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर फॉर्म होगा। अब देखिए जब A+B हमने यहाँ पर करा और यहाँ पर AB फॉर्म हुआ तो ये क्या हुआ, 2 अलग अलग मिलकर रिएक्टेंट ने क्या करा, एक कंबाइन जो है वहाँ पर कंबाइन जो है एक प्रोडक्ट वहाँ पर फॉर्म करा और ये कैसी हो गई कॉम्बिनेशन। A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर A हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर B हो गया तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, A+B को एक साथ बना दिया। एक नया जो है सिंगल प्रोडक्ट जो है वहाँ पर हमें मिला। तो ये होती है आपकी कैसी रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ एक और रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, टूटना। जैसे AB अगर पूरा एक साथ है तो वो ब्रेक हो गया किसमें, A+B में। जैसे जब हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये यहाँ पर टूट जाना जो होता है डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। क्या होता है, वियोजन होता है। लेकिन जब मिलकर एक बनता है तो वो संयोजन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से समझाते हैं तो मुझे लगता है अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कथन को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चयन करना है। फिजिकल चेंजेस और ऑलवेज रिवर्सिबल। देखिए ये बात यहाँ पर गलत है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सर्वदा नहीं, ऑलवेज नहीं, कभी कभी। अगर यहाँ पर अभी लिखा होता कभी कभी तो ये सही हो जाता। सर्वदा जो होते हैं वो उत्क्रमणीय नहीं होंगे, रिवर्सिबल नहीं होंगे। जैसे कांच को मैं छोटे छोटे पीसीज में काट दूं, बहुत छोटे छोटे पीसीज में, तो वो कांच का जो टूटना है उसकी शेप चेंज करना है तो वो फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मैं उससे फिर से वही कांच जो है नहीं बना सकती तो वो रिवर्सिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल हैं। तो S1 तो हमारा फॉल्स है और S1 हमारा फॉल्स एकमात्र स्टेटमेंट 4 में देखने को मिलता है। तो हमें S2 पढ़ना भी नहीं पड़ा और हम अपने आंसर पर आ गए ऑप्शन नंबर 4, S1 हमारा असत्य है। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। ये बात सही है। जब फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। सिर्फ जो पहले का पदार्थ है उसकी शेप या उसका स्ट्रक्चर या उसका जो स्टेट है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, सिर्फ इनमें परिवर्तन होता है, इनमें चेंज होता है, नहीं कोई नया सब्सटेंस जो है वहाँ पर नहीं बनता। तो S2 हमारा सही है, ट्रू है, और S1 हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आप अब अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में कंबस्शन और फ्लेम वाले चैप्टर में डायग्राम में पूरा दे रखा है। देखिए जब हमारी ये फ्लेम होती है ना, कंबस्शन होता है तो उसमें फ्लेम जलती है, जैसे पता है लाइट जलती है। तो जो कैंडल होती है जब लाइट जलती है तो उसमें 3 हिस्से होते हैं लाइट के। जो ब्लैकिश वाला, बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे अंदर की तरफ जो है आपको ब्लैकिश हिस्सा दिखेगा जिसे हम डार्क जोन बोलते हैं, और ये सबसे कम गर्म होता है, याद रखेंगे, ये लीस्ट हॉट होता है। उसके बाद ये येलोइश ऑरेंज वाला हिस्सा होता है, ये वो हिस्सा होता है जो चमकता है, यही हमें दिखता है, यही हमारे प्रकाश को जो है उत्पन्न करता है। ये ल्यूमिनस जोन कहलाता है जो आपका येलो होता है। और ये मॉडरेट हॉट होता है, मतलब बीच में, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो ये मॉडरेट हॉट होता है। ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। ये जो नीला वाला जोन होता है, जब आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे जलते हुए तो उसमें कभी कभी नीला वाला हिस्सा भी दिखाई देता है। ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। जो जल रहा है, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो बीच वाला मॉडरेट हॉट वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, ये नॉन ल्यूमिनस है, ये लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और ये ब्लू कलर का होता है लेकिन ये हॉटेस्ट होता है।
कैसा पार्ट होता है ये बाहरी पार्ट? हॉटेस्ट होता है, इसलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं जो सोने को पिघलाते हैं वो क्या करते हैं, इसके ब्लू हिस्से का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे गर्म जो है यहाँ पर होता है। अब यही आपसे क्वेश्चन में मैच करने के लिए पूछा गया था कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? वो आउटर मोस्ट जोन होता है जो कि कंप्लीट कंबस्चन, पूर्ण दहन करता है, और पूर्ण दहन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है और साथ में हीट और लाइट जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ए का मिलान थर्ड से होगा जो हमें दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मॉडरेटली हॉट कौन सा होता है? बीच वाला पार्ट होता है, तो बी का मिलान सेकंड से होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो सबसे कम न्यूनतम गर्म भाग होता है वो होता है अंजलि मोम की वाष्प का जो अंतर वाला भाग होता है, अनबर्न वैक्स वेपर जो इनर मोस्ट जोन होता है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पिछली ही क्लास में शायद मैंने आपको ये समझाया था कि कौन सा धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये 2021-22 में भी क्वेश्चन बना था। तो देखिए जो कॉपर होता है, देखिए जो जनरली मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कॉपर के बारे में जब हम पढ़ते हैं Cu के बारे में, ये धातु है, ये मेटल है, ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से, कम अभिक्रियाशील होने की वजह से ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है उसके साथ रिएक्शन यहाँ पर नहीं करता। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कॉपर की। तो क्या कॉपर किसी भी एसिड किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? देखिए करता है। किसके साथ? कॉपर रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है यहाँ पर ये रिएक्शन करता है। याद रखेंगे कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है यहाँ पर रिएक्शन करता है, और कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो कॉपर जो है यहाँ पर हॉट, कैसा? हॉट, जो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ वहाँ पर रिएक्शन करेगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं उनको पढ़ना है और सही विकल्प का फिर से हमें यहाँ पर चयन करना है। देखिए सॉइल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और वहीं से उठाकर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से भी समझ लेंगे सॉइल के क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, होराइजन्स होते हैं, जिसमें ऊपर होता है ये ऑर्गेनिक लेयर होती है। सबसे पहली अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होती है तो टॉप सॉइल वहाँ पर आती है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब ए होराइजन यहाँ पर ये हो गया। इसमें क्या होते हैं? इसमें मिनरल्स और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा है, जो पत्ते पौधे, जो कचरा छोड़ा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कचरा वगैरह होता है, वो आपका ह्यूमस होता है, वो खाद की तरह काम करता है। तो मिनरल्स और जो ह्यूमस हैं वो हमें टॉप सॉइल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बी नंबर पर आती है आपकी सब सॉइल, और सी नंबर पर होती है पेरेंट सॉइल, और आर नंबर पर होती है बेड रॉक, जिसमें क्या होते हैं? ये देखिए मोटे मोटे पत्थर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये लेयर बनी होती हैं। तो ये सॉइल के होराइजन्स होते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना है और S1 S2 हमें बताने हैं क्या सत्य हैं क्या नहीं है। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट इन A एंड B होराइजन इज एडवेंचरस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बिल्कुल यहाँ पर ये बात सही है। ए और बी के जो सेंस थर होते हैं स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि और शाखन जल एवं खनिज के अवशोषण के लिए लाभदायक होते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए जड़ों, यहाँ पर क्या होते हैं? ये अवशोषण में जो है यहाँ पर ए होराइजन और बी होराइजन में क्या होता है? ये अवशोषण करने में, जो किसका अवशोषण करने में, किसको एब्जॉर्ब करने में? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में ये मदद करते हैं। ए और बी होराइजन जो होते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। तो S1 तो हमारा ट्रू हो गया। फिर क्या है? ए और बी होराइजन्स जो हैं यहाँ पर रिच होते हैं इन वाटर मिनरल एंड ह्यूमस। अभी हमने डायग्राम में देखा था, बिल्कुल इसी वजह से वो उसकी मदद करते हैं। किसमें? ग्रोथ और ब्रांचिंग ऑफ रूट में मदद करते हैं इन ए और बी होराइजन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि जो ए और बी होराइजन्स हैं, जो सॉइल के ए और बी सेंस थर हैं, वो क्या होते हैं? वो रिच होते हैं किसमें? खनिज एवं खाद और जल में जो है वो समृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर S1 और S2 दोनों सही हैं, और S2 यहाँ पर जो है S1 की सही व्याख्यान भी कर रहा है कि जो ए और बी होराइजन्स हैं वो पानी, मिनरल और ह्यूमस, वहाँ पर जल, खनिज और खाद जो है ज़्यादा मात्रा में है। इसी वजह से जो जड़ें हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब वहाँ पर कर पाती हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर मेरा हुआ आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो सिंथेटिक होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक क्या हो गया? जैसे गोबर वगैरह हो गया, वो ऑर्गेनिक है ना, पत्ते हो गए वो सब ऑर्गेनिक है। जैसे वेजिटेबल के पील्स हो गए वो ऑर्गेनिक है। निम्न में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज क्या है वो हमें बताना है। यूरिया नहीं होगा इम्प्योरिटी,
पेस्टिसाइड्स यहाँ पर नहीं है, वेजिटेबल का जो वेस्ट है वो यहाँ पर जो वनस्पति अवशिष्ट है, कीटकनाशी है और यूरिया है, ये यहाँ पर क्या है आपके अकार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पर क्या है, वो फॉस्फेट है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, मीन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है। अब निम्न में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है, ये हमको बताना है। 2 प्लांट आर असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात गलत है। लैंगिक जनन के लिए 2 पौधों की आवश्यकता है, नहीं। मैंने बताया था जैसे एक ही पौधा क्या कर सकता है, लैंगिक जनन जो है कर सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। मतलब एक ही फूल के क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पराग कण जो होते हैं वो अपने ही फ्लोवर के किस में गिर जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, उसमें जो है गिर जाते हैं। तो दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है। तो 2 प्लांट एसेंशियल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लैंगिक जनन जो है वो एक ही पौधे में भी हो सकता है, तो ये बात हो गई यहाँ पर गलत। ओनली इंसेक्ट आर एजेंट ऑफ पोलिनेशन, केवल कीट ही परागण के कारक हैं। अब देखिए मैंने बताया था जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होता है, एंथर। एंथर में एक ये लंबा सा होता है कि आपका फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर ये एंथर होता है, और एंथर के अंदर हमें क्या मिलते हैं, परागकण। ये जो परागकण होते हैं, जो आपने छोटे छोटे देखे होंगे गुड़हल के पौधे में पीले पीले से होते हैं, वो परागकण हैं। तो क्या इंसेक्ट ही इन परागकण को लेके जा सकते हैं? जैसे अब क्या करेगी, जो मधुमक्खी है यहाँ से परागण उठाएगी और किसी और दूसरे फूल पे जाके वो रख देगी, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसेक्ट ही ऐसा करे, हवा के माध्यम से भी तो क्या हो सकता है, जो पोलन ग्रेन है, जो परागण है, वो हवा के माध्यम से भी तो उड़ के जा सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ओनली इंसेक्ट यहाँ पर एजेंट होंगे, केवल कीट ही परागण के कारक हैं, ये बात यहाँ पर गलत है। तो ए और बी जब मेरे गलत होते हैं तो ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन ही यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी यहाँ पर मेरा सही होगा, क्योंकि ए और बी तो मेरे गलत हो गए और 3 ऑप्शनों में ए या बी दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर होगा। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर पोलिनेशन, बिल्कुल जो निषेचन है वो केवल परागण के पश्चात ही होता है। बिल्कुल जब पोलिनेशन हो जाता है, जब क्या होता है, आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागण होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका प्लांट का, स्टिग्मा के अंदर जो है वो चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जो ओव्यूल्स जो है वहाँ पर बनते हैं और ओवरी के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वो ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में, जो बीज हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, और जो फीमेल का फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओवरी, जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, वो आपकी फ्रूट में, फल में जो है वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन के बाद होता है, निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। तो सी यहाँ पर जो है आपका सही है। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, प्लांट जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल बीजों को लगाया जाता है और वहाँ से पौधे उग जाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही हुई, तो ऑप्शन 4 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, पिक द ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्न में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो कॉकरोच है, जो बर्ड्स होती हैं, ग्रास ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, जो इंसेक्ट्स हैं, आंट हो गई, ये सारे के सारे अपने स्पाइरल्स के थ्रू जो हैं क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रैकिया के माध्यम से इनके जो स्पाइरिकल्स होती हैं उनके माध्यम से ये श्वसन जो है वहाँ पर करते हैं। लेकिन जो स्नेल होता है वो अपने गिल के माध्यम से क्या करता है, श्वसन कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ध्यान रखते हुए जो बाहर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है घोंगा जो है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ग्रास ऊपर, आंट, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इंसेक्ट्स में आ जाएंगे, और कॉकरोच जो है ये भी आपका इंसेक्ट्स में आ जाएगा। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो स्पाइरिकल के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो 3 जो है स्नेल जो घोंगा है वो यहाँ पर बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो है आपके एग्जाम में बन चुका है, और ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से जो है क्वेश्चन वहाँ पर बनता है, जहाँ पर हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का, हमारे रक्त को जो है छानने का काम जो है करती हैं। तो करेक्ट सिक्वेंस जो है, हमें जो सही क्रम है उसको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखिए होता क्या है, जो शुद्ध और अशुद्ध
रक्त के अंदर दोनों देखिए ब्लड के अंदर दोनों सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो सबसे पहले फिल्ट्रेशन के लिए हमारी किडनी तक जाते हैं। लाभदायक और हानिकारक पदार्थ सहित रुधिर जो है छन्ने के लिए हमारे वक्त तक पहुंचता है, तो डी सबसे पहले आएगा। तो 2 ऑप्शन में डी दे रखा है। उसके बाद क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड वापस क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो डी के बाद हमारा सी आएगा, तो इट मीन्स ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। पर हम सारा सीक्वेंस यहाँ पर अच्छे से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे पूरा फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले ब्लड जिसमें दोनों सब्सटेंस थे वो गया फिल्ट्रेशन के लिए, जो यूजफुल सब्सटेंस थे उसको ब्लड ने अपने वापस क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंसेस था उसका क्या हुआ, वो पानी में डिजोल्व होगा और वो फिल्टर होकर जो है फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, किसमें, यूरिन की फॉर्म में, जो हमारी किडनी से है वो बाहर निकल जाते हैं। जल में घुलनशील जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वक्र में छनकर जो हमारा यूरिन है उसके फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ये यूरिन बाहर कैसे निकलता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। जो यूरेटर्स होते हैं वो कैरी करते हैं इस यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। देखिए अब क्या होता है, जैसे सपोज ये किडनी है हमारी दोनों, तो यहाँ पर ये होती हैं ट्यूब, ये जो ट्यूब होती हैं, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ऊपर देखिए सपोज ये हमारी किडनी है, तो ये हमारे ट्यूब्स हैं, और ये जो ट्यूब्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, यूरेटर्स जो हैं यहाँ पर कहलाते हैं। ये जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं ये यूरेटर्स होती हैं, जो क्या करती हैं, यूरिन को लेकर जाती हैं और कहाँ स्टोर कर देती हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर ये जो यूरिन है वो जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। तो यूरेटर कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ई के बाद क्या आएगा, हमारा बी आएगा, कि जो ये यूरिन है इसको ले जाने का काम करेंगे यूरेटर, और कहाँ ले जाएंगे, इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएंगे। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसी में यूरेथ्रा होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये यूरिन जो है हमारा बाहर निकल जाता है। यूरिन जो कहाँ स्टोर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है लास्ट में होता है ओपनिंग, जहाँ से क्या होता है, आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो सबसे लास्ट में ए आ जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है DCEBA, और अच्छे से मैंने समझा दिया। आगे कभी भी बने तो आप इजीली अब इसको क्या करेंगे, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग केक द कुक्स ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड शुगर टू द डो। केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइया क्या करता है, उसमें एक चुटकी ईस्ट और चीनी जो है वो आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उससे रखकर क्या करा, छोड़ दिया, लीव इट असाइड फॉर फ्यू आवर। वाई डज द डो स्मेल सोर आफ्टर फ्यू आवर। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका फर्मेंटेशन से करके इन्होंने पूछ लिया है, क्योंकि हम फर्मेंटेशन में पढ़ते हैं जो शुगर होती है, जो कि यहाँ पर शुगर डाली, वो ईस्ट, खमीर, जो यहाँ पर क्या है, फंगाई है, इस ईस्ट की प्रेजेंस में ये शुगर जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपकी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी की वजह से वहाँ पर डो में से कैसी स्मेल आने लगती है, खट्टी गंध जो है वो आने लगती है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर बनती है। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या रहती है, अब्सेंस रहती है, वो यहाँ पर नहीं होता। तो ये जो खट्टी स्मेल आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इथेनॉल वहाँ पर बन जाता है, जो कि अल्कोहल होता है। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। बिल्कुल, चाहे आर्टरीज हो, चाहे धमनियाँ हो, वेन्स हो, दोनों में ही, चाहे शिरा हो चाहे धमनी हो, दोनों में ही जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। हार्ट से ले जाने का काम कौन करती हैं, बहुत बार बताया है, ये आपकी आर्टरीज करती हैं, धमनियाँ करती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है। तो S1 तो यहाँ पर ट्रू है। आर्टरीज है वॉल्स, जो धमनियाँ होती हैं उनमें कपाट होते हैं, हम पढ़ते हैं। जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो लेकर जाने का काम करती हैं। वहाँ पर स्पीड बहुत हाई होती है। इनकी जो वॉल होती है इसी वजह से थिक और इलास्टिक होती है, क्योंकि ब्लड बहुत हाई स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ को जाता है। ये आर्टरीज का काम होता है। और इनमें ये जो कपाट होते हैं वो नहीं होते। ये जो कपाट होते हैं ये हमें शिराओं में, जो आपकी वेन्स होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, रक्त को, ब्लड को वापस कहाँ तक लाने का काम करती हैं, हार्ट तक लाने का काम करती हैं। तो जब वो नीचे से ऊपर उसको लेकर जा रही होंगी, जो ब्लड है वो नीचे फिर वापस ना आ जाए, तो जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, उनमें क्या लगे होते हैं, उनमें ये कपाट, जो वॉल्स होते हैं वो
आर्टरीज में ना होकर किस में होते हैं, वो वेन्स में होते हैं, शिराओं में होते हैं। तो ये S2 यहाँ पर गलत है। तो S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। कंसिडर टू सिचुएशन ए एंड बी गिवन ब्लो। नीचे दी गई दो स्थितियां ए और बी पर विचार करना है और रसोई से ऊष्मा को निकलने में दोनों परिस्थिति में से कौन सी अधिक प्रवाही होगी ये हमको बताना है। विच ऑफ द टू सिचुएशन विल बी मोर इफेक्टिव इन एक्सपेलिंग हीट फ्रॉम द किचन। जो किचन से हीट बाहर निकलेगी। आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन वहाँ पर लगाए जाते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन। रसोई की छत के निकट दीवार पर निवर्तनांक पंखा जो है वो लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो ऊपर की सीलिंग होती है उसके जस्ट कोने पर ही हम क्या करते हैं, ये एग्जॉस्ट फैन जो है वहाँ पर लगाते हैं। तो ये बात तो सही है, यहाँ पर लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ द किचन। देखिए यहाँ पर जो ये निर्वातक पंखा होता है ये रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ होता है। नहीं, ये रसोई की खिड़की के साथ नहीं लगा होता, ये मेथड इफेक्टिव नहीं है। और ये हम जो किचन की सीलिंग के ऊपर ही एग्जॉस्ट फैन जो है ऊंचाई पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं हीट जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हीट है गर्म होने पर क्या होती है, वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने की वजह से वो यहाँ से निकलने में उसको आसानी होगी। तो इसी वजह से जो ये एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं ये ऊंचाई पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा वो ए होगा। तो ए विल बी मोर इफेक्टिव। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। ए जो है वो अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि आगे कभी कैसे भी इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपकी गलती ना हो। इन अ सिंपल पेंडुलम, देखिए पेंडुलम होता है, लोलक होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज डी। मध्य स्थिति और चरम स्थिति, देखिए ये इस तरह से ये बॉब है, ये पेंडुलम है इसमें, ठीक है। तो ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये जो रेस्ट वाली अवस्था है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, ये हमारी मध्य स्थिति होती है, मीन पोजीशन। और जितना ये यहाँ ऊंचाई पर जाएगा ये इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये इसकी चरम स्थिति कहलाती है। तो क्वेश्चन में बोला एक पेंडुलम है, एक लोलक है, जिसमें जो दूरी है किसके बीच की, मीन और एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो डी है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बॉब, ये जो बॉब है, ये जो गोला है, गोलक है, इसे हम बॉब कहते हैं। और इसके मास पर ये जो है आपका जो घूमना है वो डिपेंड नहीं करता, याद रखेंगे। टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव डिस्टेंस d/4 इज t1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है वो तो d दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि दूरी d/4, इसके 4 हिस्से काट लेंगे, 1 2 3, ये हो गया एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो 4 हिस्से जो है यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 ये हिस्से हो गए। तो जो टाइम लग रहा है d/4, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये d/4 ही तो है, d/4 1/4 हिस्सा पूरे d का। तो इस d/4 डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन में दिया है t1। तो इस वाले को भी करने में कितना लगेगा, t1, इस वाले हिस्से को करने में भी t1 और इस वाले हिस्से को भी करने में t1। t1 प्लस t1 प्लस t1 प्लस t1 कितना हो जाएगा, 4t1। तो यहाँ पर पूरा डी डिस्टेंस, अब अगर मैं ऐसे फिर से बना लूँ इसे, ये मेरा बॉब है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पर डी था। तो पूरा डिस्टेंस जो है कवर करने में एक लोलक को कितना समय लगेगा, 4t1 लगेगा। क्यों, क्योंकि एक हिस्सा उसका 1/4 हिस्सा कवर करने में अगर t1 समय लगता है तो पूरा डी कवर करने में उसको 4t1 का जो है वो समय यहाँ पर लगेगा, ठीक। तो अगर आपसे यही पूछता है इनके बीच की टाइम पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 4t1, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो टाइम वहाँ पर क्या होता, 4t1, हमारा ऑप्शन 3 वहाँ पर आंसर होता कि 4t1 सेकेंड वहाँ पर उसे लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो जो लोलक है उसकी समय अवधि क्या है, तो लोलक का पूरे कंप्लीट लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है, उसका एक कंप्लीट दोलन, एक कंप्लीट ओसिलेशन। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ था लोलक आपका, ये जो बॉब है यहाँ पर था, पहले वो यहाँ गया होगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर,
फिर वो वापस यहाँ आया होगा, फिर वो यहाँ गया होगा और फिर वो वापस यहाँ आया होगा। तो ये पूरा होता है इसका एक ऑसिलेशन। तो पहले यहाँ था मीन पोजीशन पर, लोलक जो है यहाँ गया, तो मतलब 4t1 डिस्टेंस इसने कवर किया। आपको सॉरी टाइम जो लग रहा था 4t1 लग रहा था, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। जब यहाँ तक पहुँचने में 4t1 लग रहा है तो यहाँ से मीन पोजीशन तक वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा, फिर से 4t1 लगेगा। तो यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसमें भी टाइम कितना लगेगा, जितना इधर आया उतना ही दूसरी तरफ जाएगा, 4t1 लगेगा। और इसमें भी इधर से इधर वापस आने में भी टाइम कितना लगेगा, 4t1 लगेगा। तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। ये कितना हो गया, इसका एक ऑसिलेशन, एक दोलन हो गया कि पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। तो इस पूरे को कवर करने में उसे कितना समय लगा होगा, 4 बार t1 है, मतलब 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 16 t1 सेकेंड जो है वो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन 4 मेरा आंसर होगा। और आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आगे कभी बनेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। 2 स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डेटा गिवन इन टेबल A1 और टेबल 2। 2 सारणी दी हैं A1 और मतलब A और B, और इनके दिए आंकड़ों से दूरी समय का जो आरेख है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ये डिस्टेंस होता है, नीचे हमारा टाइम होता है। डिस्टेंस 0 तो टाइम भी 0। अगर टाइम 1 घंटा है तो डिस्टेंस 10 है ना। टाइम अगर 2 घंटा हो गया तो डिस्टेंस 20 हो गया। टाइम अगर 3 हो गया तो डिस्टेंस 30 हो गया। मतलब एक पहले यहाँ बना होगा, फिर यहाँ बना होगा, फिर यहाँ बना होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यहाँ पर बन गया। दूसरे केस की भी देखिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में अगर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर स्पीड जो होती है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो देखने को मिलती है। और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है, सीधी रेखा जो ग्राफ है, वो हमें आरेख जो है देखने को मिलता है। अगर मैं इसके केस में भी बात करूँ, टेबल बी के केस में, तो डिस्टेंस जब 0 तो टाइम भी 0। टाइम अगर 3 है तो डिस्टेंस मेरा 30 है। टाइम अगर 6 है तो डिस्टेंस मेरा 60 है। टाइम अगर 9 है तो डिस्टेंस मेरा 90 है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, और 3 में 30, 6 में 60, 9 में 90 है। तो इसमें भी इस तरह वाला ही ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो यहाँ पर जो स्लोप बनेंगे दोनों में, चाहे टेबल ए हो चाहे टेबल बी हो, दोनों में ही जो स्लोप बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, ए और बी में जो ढलान होगा वो बराबर और सम होगा, वो इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। क्योंकि अगर मैं 3 की टेबल से भी कट करूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो ये 10, 20 देखिए। तो यही जो पोजीशन इसमें थी वो यहाँ पर बन रही है। तो दोनों स्लोप क्या होंगे, दोनों जो ढलान होंगे वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ लेंस इज रिड्यूस। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में अमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र के परे रखा जाए और लेंस का जो मोटाई है उसको घटा दिया जाए। क्वेश्चन थोड़ा टफ था ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया। अब इसको यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस वही काम करता है, मैंने आपको समझाया है, जो यहाँ पर उत्तल लेंस है ये वही काम करता है जो आपका क्या करेगा, अवतल दर्पण वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, जो आपका अवतल दर्पण या मैं इंग्लिश में बोलूँ कॉनकेव मिरर जो काम करता है, सेम वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जितना हम दूर होते हैं इमेज क्या होती है, यहाँ पर आप देखेंगे उतनी ही छोटी जो है वहाँ पर बनती है। अब ये पोजीशंस यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ये इस तरह से हम अपनी लाइनिंग जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ होता है फोकस, और फोकस का डबल 2F क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मतलब ये पूरे सर्किल का, जैसे यहाँ से इस तरह से ऐसे सर्किल बन रहा होगा पूरा ऐसे, तो ये उसका सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो इसे हम 2F को किस में कंसिडर करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2F। और इसके फिर इधर होता है, ये बियॉन्ड हो जाता है इसके, सेम ऐसे ही इधर होता है। यहाँ पर फोकस F, ये F1 मानेंगे तो इसे F2, यहाँ पर इसे 2F2 मान लेंगे जब ये F1 माना है। इस तरह से पूरा ये ड्रॉ करा जाता है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि इमेज पर, प्रतिबिंब पर क्या फर्क पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो बिंब है वो वक्रता गेंद के परे जो है यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, बियॉन्ड 2F,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब परे होता है तो जो इमेज यहाँ पर बनती है, याद रखेंगे, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाती है। और इमेज कैसी बनती है, छोटी इमेज वहाँ पर बनती है। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता तो आंसर होता जो साइज़ है इमेज का वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हम दूर हैं तो इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। अब आगे और सिचुएशन भी समझ लेते हैं। हो सकता है आगे आपसे ये ना पूछ के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना देके, बियॉन्ड वक्रता केंद्र से परे ना देकर ये बोल दे कि जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर ही है। तो जब जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु है, अगर वो वक्रता केंद्र पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, तो पीछे जो इमेज बनेगी, जो रियल इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनती है यहाँ पर याद रखेंगे, वास्तविक बनती है। कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। वो भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। सेम जितनी यहाँ पर ऐसे, तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पर इमेज जैसे बनी तो वो बराबर हो जाती है। फिर अब क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अब हम थोड़ा और आगे आ गए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो और इधर हो जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इमेज यहाँ पर चली जाएगी। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो जो मेरी इमेज बनेगी वो यहाँ आएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मेरी इमेज जो है यहाँ पर बनती है। और अब इमेज कैसी हो जाएगी, अब इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक इमेज कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज आकर कैसी बन गई, बराबर बन गई। ठीक है, लेकिन अगर इमेज कैसी बन रही है, आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, जब मैं इनके बीच में आ गई तो इमेज यहाँ आ गई, लेकिन इमेज अब कैसी हो रही है, बड़ी होती जा रही है। जैसे ही मैं फोकस पर आऊँगी तो जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये भी लाइन ऐसे हो जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पर फोकस पर आने पर ऑब्जेक्ट में इमेज जो होती है वो आपकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो बनेगी कहाँ, इनफाइनाइट पर बनेगी। लेकिन एक सबसे टफ सिचुएशन होती है यहाँ पर, जो क्वेश्चन बहुत बार बना है, कि जब मेरी इमेज क्या होता है, ये सेंटर में ओ होता है, इसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इस केस में जो इमेज होती है वो अब रियल नहीं होगी, वो रियल नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, वो अब वर्चुअल ही होती है। और इधर पीछे ही वो जो है इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ बन जाएगी, पीछे वो वर्चुअल बनेगी। और जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर इमेज बननी शुरू हुई तो इमेज अब हमारी कैसी होगी, प्रतिबिंब बड़ा होना शुरू हो गया। जैसे हम पास, देखिए अब जैसे हम दूर थे तो इमेज मेरी उल्टी थी और छोटी थी। जैसे जैसे मैं पास आती गई मेरी इमेज क्या हुई, वो अब मेरी छोटी की जगह बड़ी होनी शुरू हो गई। और जब मैं फोकस और इसके पोल के बीच में आ गई तब तो मेरी इमेज बहुत बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। और इस केस में अभी तक जो इमेज रियल बन रही थी, वास्तविक बन रही थी, अब वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बननी शुरू हो जाती है, आभासी जो है यहाँ पर बनती है। और जो इमेज है जो अभी उल्टी बन रही थी वो वर्चुअल के केस में इमेज कैसी बन जाती है, सीधी बन जाती है। तो ये तो वो सिचुएशन होगी, सारी मैंने आपको समझा दी। कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कहे इमेज सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी और साइज इक्वल होगा। जब मैं इन दोनों के बीच में आ जाऊंगी तो इमेज मेरी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली जाएगी और इमेज मेरी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी भी रियल रहेगी। फोकस पर आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो मेरी बड़ी होगी, लेकिन क्या कैसी बनेगी, इनफाइनाइट वहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से ये पूरी सिचुएशन होगी। लेकिन आंसर यहाँ पर ये नहीं होगा साइज ऑफ इमेज विल बी डिक्रीज, वो तो उस केस में होता जब ये नहीं दिया होता। थिकनेस, अगर लेंस की मोटाई अगर हम घटा देते हैं, लेंस जितना मोटाई ज़्यादा है तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है ना वो कम होती है। अब उसकी मोटाई, थिकनेस यहाँ पर अगर घटाती जाती है तो फोकल लेंथ भी यहाँ पर बढ़ जाती है। जब फोकल लेंथ ही बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है जो इमेज यहाँ बन रही है वो इमेज भी आगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। अब वो इमेज यहाँ ना बन के यहाँ बनेगी, और जब यहाँ बनेगी तो जो साइज़ है इमेज का वो क्या हो जाएगा, अब वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब का जो आमाप है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी थिकनेस घटा दी है, और थिकनेस घटाने से क्या हुआ, इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी वहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उसी वजह से जो इमेज का साइज़ है, प्रतिबिंब का आमाप है, वो भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ये इजी क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन टफ में आएगा।
इस सेट में जो ये आपका 3 फरवरी को बना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट, ये इजी है। ध्वनि और प्रकाश के संदर्भ में क्या सही है। वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, बिल्कुल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। पार्टिकल कंपन करते हैं, वही तो क्या होते हैं, वेव की फॉर्म में जाते हैं, और वही आपकी ध्वनि है, साउंड है। तो ध्वनि के लिए क्या होता है, कंपन की आवश्यकता होती है, वाइब्रेशन की नीड होती है। तो ए तो आएगा, ए सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये बात भी सही है। प्रकाश जो है, ध्वनि, प्रकाश से ध्वनि जो है वो धीमे चलती है। तभी आपने देखा होगा पहले लाइट चमक जाती है और फिर जो है बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो लाइट है उसको किसी मीडियम, माध्यम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्वनि को हमेशा, साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत वहाँ पर होती है। इसी वजह से साउंड की स्पीड जो है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्रकाश, लाइट। तो लाइट जो है वो ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, साउंड जो है वो कम चलेगी लाइट से। ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही होगी। और जब मेरे 2 ऑप्शन सही हैं, ए और बी, तो वो मुझे एकमात्र किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो सी है यहाँ पर, ये गलत है कि दोनों लाइट और साउंड को एक माध्यम की ज़रूरत है प्रोपोगेशन के लिए। प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सिर्फ ध्वनि को होती है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सन से जो अर्थ तक लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो उस बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, कोई माध्यम नहीं है, तो तब भी प्रकाश जो है अर्थ तक आता है, लाइट तब भी आती है। तो लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से थर्ड जो सी है वो गलत है, और ये भी सही होने की वजह से ऑप्शन 1 जो है वो मेरा आंसर यहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार बन गया, अब ये जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ मास, 2 ब्लॉक हैं, एक M1 है और एक M2 है, लाइंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। दोनों को क्या है, लोहे के टुकड़े हैं जिनको सीमेंट के फर्श पर रखा हुआ है। इफ़ M1 इज़ ग्रेटर देन M2, M1 जो है उसका जो मास है यहाँ पर बोल दिया है कि वो ग्रेटर है M2 से। देखिए मास ग्रेटर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स जो है क्योंकि वो स्थिर है, उसी की वजह से जो उनकी फोर्स है इस तरह से ये बैलेंस्ड फोर्स जो है उन पर काम करती है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होती है, जो कुल बल होता है, वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। और नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स होगी दोनों पर, वो कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। M1 और M2 पर कार्य करता जो घर्षण होगा वो वहाँ पर शून्य होगा, फ्रिक्शन जो है वहाँ पर ज़ीरो होगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स वहाँ पर काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। मास से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के केस में घर्षण जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो विराम अवस्था में है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैलेंस फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बना था। अब बैलून इज प्लेस्ड ऑन अ माउथ ऑफ प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक की बोतल है, उसके मुंह पर हमने क्या करा, एक गुब्बारा जो है वो वहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इतना हमने करा। द बोटल इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, स्टेप ए, इसको हमने चरण 1 मान लिया। स्टेप ए में क्या करा कि जो बोतल है वो गर्म जल में डाली गई, फिर स्टेप 2 में क्या करा, उसे ठंडे जल में डाला गया। तो बताइए बैलून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बैलून यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है। जो पहला केस है, जब बॉटल को गर्म पानी में डाला गया है ना, किसमें डाला गया, गर्म पानी में। गर्म पानी में डालने की वजह से जो बॉटल के अंदर पार्टिकल हैं वहाँ पर हीट जाएगी। जब हीट जाएगी तो हीट की वजह से पार्टिकल क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे, दूर दूर होने लगेंगे, है ना, वो हल्के होंगे, एक्सपैंड करेंगे और वो उड़ेंगे। जब वो ऊपर जाएंगे तो वो बैलून तक आएंगे, और बैलून को क्या कर देंगे, वो वहाँ पर उसे इन्फ्लेट कर देंगे, उसको फुला देंगे। ठीक है, तो चरण 1 में क्या होगा, बैलून जो है वो फूल जाएगा। लेकिन चरण 2 में क्या हुआ, वो कोल्ड वाटर में रखा गया। तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, फिर से वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो अपना एक्सपैंड होकर ना क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो बैलून के अंदर जो पार्टिकल हैं वो भी वहाँ से निकल जाएंगे, खिंच जाएंगे। तो उस वजह से उसमें क्या होगा, बैलून जो है वहाँ पर पिचक जाएगा। स्टेप 2 में जो बैलून है वो डिफ्लेट होगा, स्टेप 1 में इन्फ्लेट होगा। स्टेप 1 में, चरण 1 में फूल जाएगा, चरण 2 में पिचक जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये ईजी है, ये बहुत बार बनाया पीछे भी, 2011 से टाइम से देखें तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बनता आ रहा है। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज़, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देता है, बताइए A B C D हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल हमें फ्यूज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि वो आसानी से क्या हो, देखिए फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा हाई अमाउंट, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत हाई सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हीट ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हीट की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने के वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं।
तो फ्यूज़ इसलिए लगाया जाता है कि वो सर्किट को क्या कर दे, जो सर्किट है उसमें फ्यूज़ इसलिए होता है, वो सर्किट को क्या करे, ब्रेक कर दे, उसको तोड़ दे। अब उसको तोड़ने के लिए जो उसमें वायर लगा होगा फ्यूज़ में, जो फ्यूज़ में आपका वायर लगा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब जैसे ही हीट आए तो वो पिघल के टूट जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो गलनांक है, जो पिघलने का पॉइंट है, वो कम होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट हमको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ये यहाँ से बाहर होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रोकने की क्षमता उसकी हाई होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो निम्न नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन भी बाहर। अब जो वायर होना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो पतला होना चाहिए ताकि वो आसानी से टूट जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो वायर कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रेजिस्टिविटी है, करंट को रोकने की क्षमता है, वो वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निम्न गलनांक वहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से हमने ये कंटेंट के क्वेश्चन देखे। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको साइंस पेपर 2 के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर 2021-22, 22-23 विधानसभा सब आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स के रिगार्डिंग आप मैसेज करेंगे। आपको पेमेंट करनी है 120 रुपीज़ की। ये यूपीआई आईडी है जिनके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद आपको आपके जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं वो आपके व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं आप। तो चलिए पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ टीचर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन थोरली इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर शिक्षिका ने क्या करा, कक्षा में भली प्रकार से संक्षारण के जो संप्रत्यय हैं उस पर चर्चा की। तो यहाँ पर डिडक्टिव जो है टीचिंग जो है टीचर ने अप्लाई की है, क्योंकि यहाँ पर टीचर पहले क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, ना कि पहले एक्टिविटीज़ करा रही है। तो पहले टीचर ने क्या करा, एक्सप्लेनेशन दिया, थ्योरी जो है वो यहाँ पर समझाई, कॉन्सेप्ट जो है उसको थोरली क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद क्या करा, देन शी इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लैबोरेटरी वर्क ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद उसने विद्यार्थी को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में क्या करा, सम्मिलित किया। उसके बाद वो उनको लैब में लेके गई और उसने ग्रुप बनाए टू चेक दैट स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू चेक दैट आयरन आर्टिकल वर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर गेट रस्टेड। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तु में आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर उस पर जंग लगता है, समूह में क्या करा, कार्य करा। तो उपरोक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लेबोरेटरी टास्क डिस्क्राइब अबव, ये हमको यहाँ पर बताना है। इट इज़ करेक्टराइज्ड एज डिडक्टिव लेबोरेटरी वर्क। बिल्कुल यह निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चिन्हित होगा। क्यों, क्योंकि पहले टीचर ने क्या करा, कॉन्सेप्ट बताया, फिर उनको जाकर लैब में क्या करा रही है टीचर, एक्टिविटी उस पर करा रही है। तो जब पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल या आगे लेबोरेटरी वर्क कराया जाता है, वो एक्टिविटी कराई जाती हैं, तो वो आपके डिडक्टिव जो है वर्क में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर सही है। स्टूडेंट हैव सम आइडियाज़ अबाउट व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड। देखिए अब क्योंकि टीचर ने उनको कॉन्सेप्ट थोरली समझा दिया है तो विद्यार्थियों के कुछ विचार तो हैं कि उनसे क्या याद करने की अपेक्षा की गई है। अब बच्चों को पता है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें देखना है कि आयरन में जंग लगेगी या नहीं, क्योंकि कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट टीचर ने क्लास में समझा दिया है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है और हमें निगेटिव बताना है। इट हेल्प टू री इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द क्लास। यह कक्षा में चर्चा किए गए संप्रत्यों को सुदृढ़ करने में सहायता करेगा। अब तक टीचर ने जो समझाया था वो अप्लाई करेंगे उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उनको जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको और सुदृढ़, उसको और अच्छा बनाने में वो उसकी सहायता करेगा। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यही हो जाएगा, इट अलाउ स्टूडेंट टू यूज ऑब्जर्वेशन टू अराइव एट जनरलाइजेशन। देखिए यहाँ पर पहले जनरल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया, उसके बाद एक्टिविटी कराई गई है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि यह विद्यार्थियों के एक सामान्यीकरण तक पहुँचने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चों ने अवलोकन किया उसके बाद वो किसी कंक्लूजन पर आए। टीचर ने पहले ही कॉन्सेप्ट जो जनरलाइजेशन है, जो सामान्यीकरण है, वो पहले ही बता दिया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 हो गया यहाँ से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब देखिए साइंटिफिक थ्योरीज जो वैज्ञानिक सिद्धांत होने हैं बताते हैं, उनके बारे में सही कथन जो है हमको यहाँ बताने हैं। देखिए साइंटिफिक थ्योरीज
जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो मैंने आपको बहुत बार बताया, जो हम आसपास अपने नेचर में चीज़ें घटते हुए देखते हैं, नेचुरल फिनोमिना हो गए, वो सारी जब हम उनकी व्याख्यान करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो होती हैं साइंटिफिक थ्योरीज। और इनमें बदलाव हो सकते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन इजीली जो है वो चेंज हो जाता है। और जब इन्हीं थ्योरीज को बार बार टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट इन पर किए जाते हैं, तो आगे चल के ये क्या बन जाते हैं, जर्नल क्या होते हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं। और ये जो जर्नल स्टेटमेंट होते हैं ये तब आपके क्या कहलाते हैं, वो लॉ कहलाते हैं, वो नियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में सही कथन जो है हमसे पूछ रहा है। साइंटिफिक थ्योरीज गिव्स अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। वैज्ञानिक सिद्धांत प्रकृति में परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्यान देते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में सॉइल का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताती हैं। तो जो नेचुरल फिनोमिना वहाँ पर घट रहे हैं उनकी सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साइंटिफिक थ्योरीज में। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइंटिफिक थ्योरी मेक ह्यूज डिमांड ऑन आर इमेजिनेशन फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। वैज्ञानिक सिद्धांत समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है कि इसमें इमेजिनेशन की हाई डिमांड होती है, तभी जो है आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। तो ये पॉइंट भी ट्रू है। साइंटिफिक थ्योरी शुड प्रिडिक्ट न्यू फिनोमिना विच आर वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल, वैज्ञानिक सिद्धांत को नई परिघटनाओं का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इन्हीं से क्या करते हैं, न्यू फिनोमिना जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उन पर क्या होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, विच आर वेरीफाइड, फिर हम उनको वेरीफाई करते हैं कैसे, अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। और अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं तो वो फिर से वेरीफाई होंगे, फिर से टेस्टेड होंगे, और जब वो इस तरह से बार बार टेस्ट में पास होते हैं तो वो बनते हैं आपके लॉ। साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव। ये बात भी यहाँ पर सही है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो सर्वदा क्या होते हैं, अनंतिम होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। अनंतिम है मतलब उनमें मॉडिफिकेशन, जैसे यहाँ पर ही बोला कि इसमें हम न्यू फिनोमिना प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये टेंटेटिव है, इनमें बदलाव होते रहते हैं। तो ABCD सारे के सारे पॉइंट जो साइंटिफिक थ्योरीज को रिलेट कर रहे हैं वो सब सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यहाँ पर हमसे डाइवर्जेंट क्वेश्चन, मतलब अब सारी प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीधे ही आप देख के आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर 4। जब भी क्वेश्चन में आ जाए अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ऐसा होता, व्हाट वुड हैपन, व्हाट विल हैपन, तो ये समझ जाइए क्या है, ये आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, सोच समझ कर क्या करते हैं, आंसर जो है वहाँ पर मल्टीपल आंसर अलग अलग बच्चों के देखने को मिलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्री, क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि इंसान ही जीवित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। कुछ बच्चे कहेंगे डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो खत्म हो जाएंगे, जानवरों के घर खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर मल्टीपल आंसर जो है हमें देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम ऊपर के तीनों क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एबल टू कंट्रोल फायर, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को नियंत्रित कैसे कर पाती है। तो उसमें सिंपल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहरी गैस हो ऑक्सीजन से, वो इकट्ठी होती है तो ऑक्सीजन के संपर्क को क्या कर देती है, वो ब्लॉक कर देती है। तो इस वजह से जब ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा तो फायर जो है, फायर के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। इस फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड और फोई, दोनों है, मित्र भी है और शत्रु भी है, ये एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, क्यों, क्योंकि जो जितना वो पानी वहाँ पर हटाते हैं नीचे से बुआंट फोर्स उतना ही काम करता है, इसलिए उनकी एक स्पेशल शेप होती है। तो ये सारे इनके पर्टिकुलर आंसर हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग आंसर हैं। अलग अलग बच्चे जो हैं सोचेंगे कि अगर ऐसा पेड़ काट दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट सपोज वी विश टू कूल द रूम। सपोज हमें क्या करना है, कमरे को ठंडा करना है। उष्मा गति की जो थर्मोडायनेमिक होती है वो बताती है वी नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू सो। इसको करने के लिए हमें जो ज़्यादा ऊर्जा है उसकी आवश्यकता, एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा ऊर्जा है ये कौन देगा, ये सप्लाई कैसे होगी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा सप्लाई होगी, विच इनेबल द एयर कंडीशनर टू कूल द रूम। वो क्या करेगा, एयर कंडीशनर को चला देगा और हमारा कमरा जो है वहां पर ठंडा हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक ऑल्सो गवर्न द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ मैटर। ये इक्विलिब्रियम को भी बताता है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, कमरे के ठंडा करने में भी मदद कर रहा है, वहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर दे रहा है। ये इक्विलिब्रियम को भी दिखाता है, डिफरेंट फेसेस ऑफ मैटर जो होते हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है, जब तक हीट वहां पर ट्रांसफर, जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम जो है नहीं आ जाता
फिर क्या उसके बाद और बता रहा है, एस्टिमेटिंग हाउ मच हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन केमिकल रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, उसमें भी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल सिचुएशंस में बता दिया कि कहाँ कहाँ जो उष्मा गतिकी है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज अबाउट साइंस इज इलस्ट्रेटेड इन द अबव एक्सर्प्ट। तो यहाँ पर हमें बताना हमें साइंस के बारे में क्या क्या हमने यहाँ पर जो है अपना माइंड सेट किया कि साइंस क्या है। साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ये अंतक विषयक क्षेत्र है। देखिए एक ही टॉपिक कैसे सब में अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सोशल सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं है, टेंटेटिव यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि जो विज्ञान है वो अधिगम का अंत विषयक जो है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। मल्टीपल देखिए थर्मोडायनेमिक का प्रयोग यहाँ पर ऊर्जा जो है वहाँ पर खर्च करने में हो रही है, कमरे को ठंडा करने में, विभिन्न जो प्रवस्थाओं हैं उनको उनकी सामान्यता को भी नियंत्रित करने में हम ऊष्मा गति का प्रयोग कर रहे हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण जैसी रासायनिक अभिक्रिया है कि उसमें कितनी ऊष्मा जो है हीट जो है निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, उसका अनुमान लगाने में भी हम थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गतिकी का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट होता है कि जो विज्ञान है वो अधिगम कैसा है, वो अंतक विषयक परक है, क्षेत्र है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाइल इंट्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन द टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रस्तावित करने के लिए शिक्षिका ने निम्न प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे। What happened when you kept an iron nail in an moist air for some days? क्या होगा यदि आप लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए खुले आर्द्र क्षेत्र में रख देंगे, ऐसा क्वेश्चन टीचर ने वहाँ पर पूछा। What happened when you burn paper and wood? जब आप किसी कागज या लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव है टीचर का जब ये क्वेश्चन वो पूछ रही है, शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य हैं ये हमको यहाँ पर बताने हैं। आप खुद ही समझ लीजिए, एज आप टीचर हैं और आप ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हैं तो क्या उद्देश्य होगा। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही कह रहे हैं क्या होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वहाँ पर बढ़ेगी और बच्चे जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेशन दे रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल करें, ये उद्देश्य है आपका। टू रिलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल वैज्ञानिक संपत्तियों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो बच्चों की जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करते हुए हम चीज़ों को कराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो हम ऐसे बोल रहे हैं अगर ऐसे कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे पेपर पहले भी जला चुके हैं, लकड़ी पहले भी जला चुके होंगे। तो टीचर वहाँ पर अब पूछ रही है कि पेपर को जला दिया जाए तो क्या होगा, लकड़ी को जला दिया जाए तो क्या होगा। तो जो उनके पूर्व ज्ञान है, जो उनके माइंड में पहले से ही चीज़ें होंगी, उनके आधार पर हो सकता है टीचर वहाँ उनसे कुछ जो नया कॉन्सेप्ट वहाँ पर टीचर को समझाना है वो बच्चों से जानना चाह रही हो। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा, ये टीचर का जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो सकता है। टू नो स्टूडेंट अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन इफ एनी, बिल्कुल विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणा है तो उसे जानना। बिल्कुल टीचर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ के ये भी जानना चाहती है कि एक्चुअली में जो मैं समझाना चाहती हूँ कहीं बच्चा उससे उल्टा तो नहीं सोच रहा, कहीं बच्चा ये तो नहीं सोचता कि जो आयरन है उस पर जंग नहीं लगेगी, है ना। तो वो जो अगर उसका कोई मिसकंसेप्शन है टॉपिक को लेके तो वो भी टीचर वहाँ पर जान जाएगी, क्योंकि बच्चा फिर वहाँ पर क्या करेगा, टीचर से आर्ग्यू करेगा या अपना मिसकंसेप्शन जो है टीचर के सामने रख पाएगा, तो वो भी टीचर जान जाएगी। तो ए बी सी तो यहाँ पर बिल्कुल होने चाहिए, और जब ए बी सी आ जाएंगे तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सही होने हैं और शुरू के तीनों ऑप्शन ही हमें यहाँ पर सही दिख रहे हैं। टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ साइंस, देखिए यहाँ पर कहीं भी ये नहीं है क्योंकि टीचर ने कोई स्टेप तो यहाँ पर बताए नहीं है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो कर दिखाया नहीं जिससे बच्चे क्या होंगे, जो साइंस के जो प्रक्रम है उनको समझेंगे। यहाँ पर तो सिंपली टीचर क्या कर रही है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन ही पूछ रही है, बल्कि उनसे उनके ही नॉलेज को, उनके पूर्व ज्ञान को, उनकी समझ को यहाँ पर टीचर जानना चाहती है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है। S1 यहाँ पर क्या दिया है, डिस्कसिंग कॉन्ट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोट आर्गुमेंटेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल ये जो विवादित वैज्ञानिक विषय हैं अगर इन पर हम परिचर्चा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पर डिस्कशन होता है, एक तो डिबेट जो आर्गुमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन आता है और कहीं ना कहीं हम भी 10 बातें जो है नहीं सीखते हैं या
द्वारा उनको प्रेजेंट कर पाते हैं, तो लर्निंग अधिगम को भी प्रोत्साहित करता है। तो ये बिल्कुल बात यहाँ पर सही है, S1 होगा सत्य है। ठीक है, S2 क्या दिया है, देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज की रिगार्डिंग कोई रीजन होना चाहिए था, ना कि आर्गुमेंटेशन और लर्निंग को ही इन्होंने S2 में एक्सप्लेन किया है कि आर्गुमेंटेशन क्या करता है, हेल्प इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन मॉडल एंड थ्योरीज इन साइंस दैट प्रमोट लर्निंग। बिल्कुल यहाँ पर भी तो ये बोलेंगे प्रमोट करता है लर्निंग और आर्गुमेंटेशन को, तो S2 भी यहाँ पर सही है, दोनों यहाँ पर सही है। लेकिन जो ये S1 की जो है S2 यहाँ पर व्याख्यान नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट है, ये उसका S1 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ S एंड S जो दोनों स्टेटमेंट हैं S1 S2 ट्रू हैं और S2 यहाँ पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन प्लैनेट अ टीचर आस्क व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो मून इन द स्काई। ग्रहों की परिचर्चा करी और शिक्षक ने पूछा अगर आकाश में चंद्रमा ना होगा तो क्या होगा। ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चों के मल्टीपल थिंकिंग जो है वो निकल कर आती है, बच्चे सोचते हैं, अपने आइडियाज़ को रखते हैं और फिर टीचर को बताते हैं, और ये आकलन का बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें बच्चे बिना डरे जो है चीज़ों को बताते हैं। तो ये असेसमेंट में भी बहुत लाभदायक होता है, ये जो डाइवर्जेंट और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्स, तो बच्चों ने अपने रेस्पॉन्स दिए होंगे, उनको डिस्कस करने के बाद टीचर ने उनसे क्या कहा, स्टूडेंट से, टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन। टीचर ने उनसे ये कहा कि प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी जो है आप एकत्रित करें और समूह प्रयोजन कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने को कहा। फिर समूह बनाएं और अपने आंसर को जस्टिफाई करें। ठीक है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस टास्क के कराने का टीचर का, ये हमें यहाँ पर बताना है। उपरोक्त कार्य में क्या उद्देश्य हो सकते हैं। एक्सप्रेस टू स्टूडेंट देयर आइडियाज़ आर वैल्यूड, बिल्कुल विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त कराना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। तभी तो टीचर ने कहा रेस्पॉन्स के बाद कि और इन पर अपनी इन्फॉर्मेशन लाएं, फिर जस्टिफाई करें। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगेगा कि हमारे आइडियाज़ जो हैं टीचर उस पर क्या कर रही है, हमसे कार्य करवा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ भी वैल्यू रखते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, ये तो सही होगा। गाइड स्टूडेंट टू एप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्स, तो टीचर ने यहाँ पर गाइड करा है ना, और फिर वहाँ पर उनको बोला भी कि और इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट करो। तो गाइड स्टूडेंट टू एप्रिशिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहु दृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, ये यहाँ पर टीचर बिल्कुल कर रही है और उनसे कह भी रही है कि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर जस्टिफाई करो अपने आंसर को प्रोजेक्ट में जो है वर्क करके। तो ये भी यहाँ पर रिलेट कर रहा है, ए और भी बिल्कुल रिलेट करेंगे। उसके बाद एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंटिवनेस ऑफ साइंस टू स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर टेंटिवनेस की कोई बात नहीं हो रही है, विज्ञान के नेचर के बारे में यहाँ टीचर ये नहीं कराना चाहती कि उसका जो नेचर है वो टेंटिवनेस है। विज्ञान की जो अनंतिमता है कि महत्व को विद्यार्थियों को समझाना, ये उद्देश्य से रिगार्डिंग टीचर यहाँ पर ये काम नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों के आइडियाज़ जो हैं वो आ रहे हैं। टेंटिवनेस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सी यहाँ पर नहीं आएगा, ए भी पक्का आएंगे, ए भी पक्का आएंगे, सी यहाँ पर नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम क्वेश्चन एंड ब्राउज वेराइटी ऑफ रीडिंग मटीरियल, बिल्कुल टीचर ने यहाँ पर बोला भी है। इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करी है उसके टीचर आज स्टूडेंट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि टीचर जो है एनकरेज कर रही है स्टूडेंट को टू फ्रेम क्वेश्चन एंड ब्राउज वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, और उनको फिर ये भी बोल रही है कि जो विभिन्न पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित भी टीचर वहाँ पर कर रही है। तो ए, बी और डी यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर हमें करना है। ये इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया और ये पक्का आगे भी आएगा, और अब मुझे लगता नहीं है इसमें करने में कोई दिक्कत होगी। एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये सिंपल मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी है। कोई हम ऑब्जर्वेशन कुछ देख नहीं रहे हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि एल्युमिनियम जो होता है वो विद्युत का सुचालक है। तो ये हमारा क्या है, ये इन्फ्रेंस है। तो जब ये हमारी इन्फ्रेंस है तो अब इन दोनों में से ही हमारा कोई आंसर होगा। लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी क्या है, ये भी एक इन्फ्रेंस ही है। देखिए अब अगर यहाँ पर ये क्या होता कि मेघा क्या करती है, मैग्नेट को आयरन के पास लाती है, वो देखती है अट्रैक्शन, या दो मैग्नेट को एक पास ला रही है, एक में रिपल्शन हो रहा है, एक में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब वो ऐसा कार्य कर रही थी और उसी कार्य को वो लिखती तब वो ऑब्जर्वेशन होता। लेकिन यहाँ से एक निष्कर्ष उसने ये कार्य किया होगा और उसके बाद एक इन्फ्रेंस जो है, जब कार्य करने के ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब एक निष्कर्ष पर हम आते हैं, वो हमारा इन्फ्रेंस है, वो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें फिर एक निष्कर्ष निकल कर आया होगा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल
रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों ए और बी हमारी दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों ही निष्कर्ष हैं। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो हमें पढ़ना है। चिल्ड्रन अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो ये बच्चे जो है प्रोफेसर और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया विच मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिए हैं, जैसे रन ऑफ कच्छ है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो वहाँ पर जो अलग अलग जीव जंतु उनको कंजर्व करने के लिए वो जैव विविधता क्षेत्र बनाया जाता है और वहाँ पर हमें नॉर्मल पीपल को जाने की अनुमति नहीं होती, ताकि वो लोग आसानी से वहाँ रह सकें, उनको हंटिंग ना करी जा सके, उनकी पोचिंग ना की जा सके। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए जाते हैं। यही टीचर वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा है। अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। यहाँ पर अहमद ने बताया भी कि अगर उनके घरों को उजाड़ दिया जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी या कोई नए नए जानवर, नई नई स्पीसीज के जानवरों को वहाँ लाया जाएगा, तो जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, एंडेमिक स्पीसीज का, जो वहाँ पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? जो किसी पर्टिकुलर एरियाज में ही पाई जाती हैं। तो उनके नेचुरल हैबिटेट को, जो उनका नेचुरल आवास है, उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। ये सारी बातें जो हैं टीचर ने बताई बायोस्फीयर रिजर्व दिखाते हुए बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन डज द अबव एग्जाम्पल जो है यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है। हमें बताना है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं यहाँ पर, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो हाईलाइट करेगा। एप्रिशिएट इशू एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल है ना, ये यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है कि इश्यूज़, कि कैसे साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी जो हैं वो एक साथ इंटरफेस कर रहे हैं। कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी सोसाइटी में, है ना, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी अगर नई नई आएंगी, नई नई स्पीशीज़ आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो ए तो पक्का आपका यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड मेथड ऑफ, देखिए यहाँ पर कुछ भी मेथड समझाने की पर्सपेक्टिव से वो लेकर नहीं गए हैं कि अंडरस्टैंड मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, नहीं, ये साइंटिफिक नॉलेज गेन करने के लिए नहीं है। ये तो सेंसिटिव इशू के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कैसे सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और कैसे सोसाइटी जो है इन चीज़ों को अगर डिस्ट्रक्ट करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी कैसे हमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको प्रभावित कर रही है और कैसे वो पूरा जो है वहाँ पर नष्ट हो सकता है। रेज एनवायरमेंटल कंसर्न, बिल्कुल ये बच्चों को इसलिए लेके गए कि बच्चों को जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उनके प्रति क्या है, बच्चों को जागरूक करना। तो सी तो यहाँ पर आएगा, ए भी आएगा, सी भी आएगा और कोई दो ही सही होने हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही होगा, ए और सी। नर्चर द एथिटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए कोई भी क्रिएटिव टास्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, सिंपल चीज़ें दिखाई जा रही हैं और बच्चों को बताई जा रही है कि अगर ऐसा कर दिया जाए, ये चीज़ें कर दी जाएँ तो ये हो सकता है, क्योंकि टीचर ने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है कि इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ भी क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर रही हैं बातें। तो बी, ए और सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। विज्ञान, समाज एवं तकनीकी के अंतरपृष्ठ पर विषयों को समझना और पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों को उठाना ही यहाँ पर जो है उद्देश्य है। ये जो पूरा है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है उसके पीछे यही उद्देश्य है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 30 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द ओल्डेस्ट फिनोमिना टू अस। ये हमारे प्राचीन जो है मेथड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। मच ऑफ डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिनाइसेंस सेंटर अराउंड दिस फिनोमिना। बिल्कुल इन दोनों फिनोमिना के इर्द गिर्द रहा। इन द 17th सेंचुरी हुईजेन प्रपोज द लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। तो हुईजेन ने ये बताया कि लाइट जो है वो क्या है, तरंगों की फॉर्म में है। उसके बाद न्यूटन ने ये प्रपोज किया कि लाइट इज कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल और कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है, ये जो एग्जाम्पल ऊपर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर डज द अबव एग्जाम्पल इलस्ट्रेट। ये जो एग्जाम्पल ऊपर दिया है कि ये क्या, किन पहलुओं को समझा रहा है ये एग्जाम्पल, यहाँ पर ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बता रहा है। पहले हिंदी में भी देख लें कि परावर्तन और ये जो अपवर्तन है ये प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान जो है प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हुईजेन आए, उन्होंने प्रस्तावित किया कि
प्रकाश तरंगों से बना है। उसके बाद न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों और कणिकाओं से बना है। तो देखिए यहाँ से हमें साफ साफ ये चीज़ तो दिख रही है साइंस के नेचर के बारे में कि साइंस यहाँ पर कैसी है, वो अनंतिम है। विज्ञान प्रकृति से क्या है, अनंतिम है। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, क्योंकि पहले क्या हुआ, लाइट को प्रपोज किया गया कि वो तरंग है। फिर लेटर न्यूटन ने भी प्रपोज किया कि लाइट क्या है, वो पार्टिकल और कॉर्पुसल से कण है, फोटोन की फॉर्म में है। तो साइंस टेंटेटिव है नेचर में, ये तो बिल्कुल यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 तो यहाँ पर आना चाहिए, मतलब सी तो बिल्कुल होना चाहिए। और जब सी होना चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ से बाहर होंगे। अब या तो आंसर क्या है, सी बी है, या फिर आपका आंसर है सी या डी। साइंस प्रोग्रेसेस थ्रू अ फिक्स साइंटिफिक मेथड। नहीं, देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपना करा होगा कि पहले इन दो चीज़ों पर चल रहा था, फिर 17वीं सेंचुरी में कुछ नया आया, उन्होंने ये प्रपोज किया, फिर न्यूटन ने ये प्रपोज किया। तो कोई फिक्स साइंटिफिक मेथड नहीं था, यहाँ पर सबने अपने अपने मेथड लगाए, तब चीज़ें साइंस जो है वहाँ पर प्रोग्रेस करी। तो साइंस जो प्रोग्रेस करती है वो फिक्स साइंटिफिक मेथड से नहीं करती। तो डी तो यहाँ पर नहीं होगा, और जब डी नहीं होगा तो ये भी बाहर हो गया और आंसर तक हम पहुँच गए। बी और सी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। वैज्ञानिकों की सृजनता और कल्पना से ही विज्ञान की क्या होती है, प्रगति होती है। उन्होंने नई नई चीज़ें सोची होंगी, तभी क्या हुआ, ये सब चीज़ें आगे चल के एक्सपैंड होती गई। और विज्ञान की प्रकृति के बारे में जो टेंटेटिव है वो यहाँ पर हो जाएगा। विज्ञान इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। बिल्कुल साइंटिस्ट की इमेजिनेशन के थ्रू ही यहाँ पर एडवांसमेंट होती चली गई। तो बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने क्या करा, सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।